तो ये मैं स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर दोबारा से मैं एक मरतबा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरीके से ये सारी मूवमेंट्स जो हैं वो होंगी। बात हमने ये स्टार्ट की थी कि हमने पोस्टिंग किस तरह से करनी है अकाउंट्स के अंदर और लेजर अकाउंट्स में। ठीक है, हमने शुरू में ये बात की कि हमने रॉ मटेरियल परचेज किया है अपने सप्लायर से, और कितने का रॉ मटेरियल हमने परचेज किया है। लेट सपोज ये डेबिट का कॉलम है और ये साथ क्रेडिट का कॉलम है। हम जर्नल एंट्री जो है वो पास कर रहे हैं, जर्नल एंट्रीज हम पास कर रहे हैं। हमने रॉ मटेरियल खरीदा 5,000 रुपए का, 5,000 रुपए का हमने रॉ मटेरियल खरीदा, और उसके लिए जो हमने पेमेंट की अपने सप्लायर को वो कितने की 5,000 रुपीज़ की। और ये साथ हमने इसका एक वो बना दिया है, लेजर एक बना दिया है, ताकि हमें साथ साथ पता हो कि जो हम डबल एंट्री पास कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट लेजर पर किस तरह से जा रहा है। ठीक है, ये हमने रॉ मटेरियल का अकाउंट आपके सामने बना दिया कि इसमें कैश की वजह से 5,000 रुपीज़ की मूवमेंट जो है वो पॉजिटिव के अंदर यानी कि डेबिट साइड के ऊपर आ रही है। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई। उसके बाद हम दोबारा से चलते हैं अपनी जर्नल एंट्रीज के ऊपर जो हमने पास की थी। ठीक है, अब हमने क्या किया कि हमने बाकायदा तौर पे अपने रॉ मटेरियल से अपने जो प्रोडक्शन का काम है उसको स्टार्ट करना है। तो लेट सपोज हमने 5,000 रुपीज़, जो हमारे पास 5,000 रुपीज़ का रॉ मटेरियल था। अच्छा, ये अमाउंट है, ठीक है, ये अमाउंट इन रुपीज़ है। एक सेकेंड ठहरे, ये जो आपके सामने कॉलम्स के अंदर अमाउंट शो हो रही है ना, ये अमाउंट इन रुपीज़ है, ये यूनिट्स नहीं है। यूनिट्स के यहाँ पर मैंने अभी को तस्करा नहीं किया हुआ। जब यूनिट्स का मैं तस्करा करूंगा तो बताऊंगा कि रॉ मटेरियल के इतने यूनिट ट्रांसफर हुए और उनकी प्राइस क्या थी, वो भी मैं अलहदा से बताऊंगा। फिलहाल आप लोग सिर्फ अमाउंट के एतबार से मूवमेंट जो है वो समझ लें। अब क्या हुआ कि मैंने ये किया कि जो मेरा डायरेक्ट मटीरियल या जो रॉ मटीरियल था उसका जो 5,000 रुपीज़ मेरे पास रॉ मटेरियल 5,000 रुपीज़ का पड़ा हुआ है, उसमें से मैंने 1,000 रुपीज़ का रॉ मटेरियल ट्रांसफ़र कर दिया वर्क इन प्रोसेस में। और रॉ मटेरियल को अब मैं इसको R.M लिख रहा हूँ वक्त और टाइम बचाने के लिए। इसको 1,000 से मैंने क्रेडिट कर दिया। इसमें कोई परेशानी की कोई बात तो नहीं है, मैं समझता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर हमने ये रॉ मटेरियल का अकाउंट बना, वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट हमने बनाना है यहाँ पर, और ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। तो यहाँ पर वर्क इन प्रोसेस जो है, पहले वर्क इन प्रोसेस को आप रॉ मटेरियल की वजह से डेबिट कर दें 1,000 रुपीज़ से, और यहाँ पर इसको जो है वर्क इन प्रोसेस की वजह से रॉ मटेरियल को आप क्रेडिट कर दें कितने से 1,000 रुपीज़ से। यहाँ तक तो हमें अकाउंट मूवमेंट समझ में आ गई कि जो हमने 1,000 रुपीज़ का रॉ मटेरियल ट्रांसफ़र किया है वर्क इन प्रोसेस को, उसकी वजह से रॉ मटेरियल के अकाउंट में 1,000 रुपीज़ की अमाउंट की रॉ मटेरियल की कमी आ गई, और वर्क इन प्रोसेस में हमने वो 1,000 रुपीज़ मालियत का रॉ मटेरियल ट्रांसफ़र कर दिया। बात आ गई यहाँ पर समझ में। अब हमने ये बात की थी उसके बाद कि जो वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट होता है बेसिकली ये उस इन्वेंट्री के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है कि जिसको हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, यानी कि वो अभी अपने मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस का हिस्सा है, अभी वो कंप्लीट होके फिनिश गुड नहीं बना। ऐसी जितनी भी इन्वेंट्री होती है उसको हम कहते हैं वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। क्या कहते हैं? वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। उसका मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था पिछले लेक्चर के अंदर कि जो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री होती है या जो आपका बेसिकली सिर्फ वर्क इन प्रोसेस की बात नहीं हो रही, जो बेसिकली इन्वेंट्री आप लोग मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, उस इन्वेंट्री की जो प्राइस होती है उसके 3 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से के अंदर जो है आप उसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल जो है वो ऐड कर रहे होते हैं, और डायरेक्ट मटेरियल से मुराद आपका रॉ मटेरियल होता है। और डायरेक्ट मटेरियल ऐसा रॉ मटेरियल होता है जो डायरेक्टली सब्सटेंशियली आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद फिर आप डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है वो इसके अंदर ऐड करते हैं। अब लेबर कॉस्ट क्या है? बेसिकली लेबर कॉस्ट वो सैलरीज एंड वेजेस हैं जो हम अपने वर्कर्स को और अपने एम्प्लॉयज को पे कर रहे हैं, जो कि हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में या वैसे हमारी जो कंपनी है, जो हमारा बिजनेस है, उसमें काम कर रहे होते हैं। ये हमारा नॉर्मली एक एक्सपेंस होता है,
लेकिन सारा का सारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जो सैलरीज एंड वेजेस होती हैं वो सारा का सारा हमारा एक्सपेंस आउट नहीं होता, बल्कि उसमें से कुछ हिस्सा ऐसा भी होता है जो कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होती है उसका पार्ट होता है, जिसको हम डायरेक्ट लेबर बोलते हैं। आ रही बात समझ में? और जो डायरेक्ट लेबर के अलावा होता है उसको हम इनडायरेक्ट लेबर बोलते हैं। और तीसरे नंबर के ऊपर जो कॉस्ट के अंदर शामिल होता है पोर्शन हमारे एक्सपेंसेस का, वो फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं। जब आप इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। मैन्युफैक्चर्ड। हाँ, ये कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है स्टेटमेंट जो है वो आप लोग डिटेल से आप लोगों ने पढ़ी भी होगी पहले, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है। तो वो उसका कुछ डिटेल फार्मूला होता है, यहाँ पर मैंने आपको एक मिनिमाइज का एक छोटा सा फार्मूला जो है आपको इसका बता दिया। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा था, इसको मैं अभी रब कर रहा हूं। अब ये सारी बात करने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि हम बात करें वर्क इन प्रोसेस अकाउंट की। तो इसके अंदर रॉ मटेरियल तो हमने ऐड कर दिया, क्योंकि बेसिकली ये वो अमाउंट है कि जिसके ऊपर हमने अपने रॉ मटेरियल के स्टॉक में से काम शुरू कर दिया। बाकी जो 4000 है वो अभी पड़ी हुई है, इसका हम क्लोजिंग बैलेंस अगर लिख दें तो 4000 रुपया आ जाएगा। मजीद इसके अंदर फिलहाल हमने कोई मूवमेंट भी नहीं करनी, इस वजह से इस अकाउंट को हम टेम्पोरेरीली जो है वो क्लोज कर देते हैं, ताकि आप लोगों को बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है। ठीक हो गया। ये 4000 जो है ये अभी हमारे पास स्टॉक में पड़ा है, और इसमें से 1000 जो है इसको हमने यहां पर ट्रांसफर कर दिया, और इसके ऊपर बाकायदा तौर पे हमने अपने मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट किया हुआ है। अब हम अपने पिछले पेज के ऊपर आ जाते हैं, जिसके ऊपर हमने जनरल एंट्रीज पास की हुई हैं। अब हमने अपने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अवर बिजनेस हमने अपने जो वर्कर्स हैं उनको सैलरीज पे की होंगी। हम सैलरीज एंड वेजेस जो है, एक सैलरीज का या वेजेस का अकाउंट हम यूज कर लेते हैं। इसको हमने डेबिट कर दिया 1000 रुपीज से, लेट सपोज, और हमने कैश के अंदर ये सैलरीज पे की हैं, तो हम क्या करते हैं कि कैश अकाउंट को हमने साथ क्रेडिट कर दिया 1000 रुपीज से। यहां पर किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई मसला नहीं? ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि एक इसका भी लेजर बना लेते हैं। यहां पर हमें दोबारा से कैश अकाउंट का लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ सैलरीज का एक अकाउंट बना लेते हैं ताकि हमें चीजें समझ में आती रहें। ये हमारा सैलरीज का अकाउंट है। इसको आप वेजेस का अकाउंट भी बोल सकते हैं और सैलरीज एंड वेजेस दोनों इकट्ठा भी बोल सकते हैं। यहाँ कैश की वजह से हमारे पास 1000 रुपीज की पॉजिटिव मूवमेंट आई, और इसको हमने डेबिट इसलिए किया क्योंकि एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस अकाउंट में जब भी हमने कोई इंक्रीज लेकर आना होता है तो डेबिट एंट्री के जरिए से लाया जाता है। यहां पर मैं उम्मीद करता हूं कि किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हुई, ठीक है। नहीं। अब आप लोगों को इतना पता है कि इसमें से जो 1000 रुपीज की हमने सैलरीज पे की हैं, कुछ तो इसमें डायरेक्ट वेजेस होंगी, कुछ इनडायरेक्ट वेजेस होंगी। डायरेक्ट वेजेस वो वेजेस जो कि उन मजदूरों की सैलरी या वेजेस हैं जो कि डायरेक्टली हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ इन्वॉल्व थे, एसोसिएटेड थे। आ रही बात समझ में? हमने क्या करना है, लेट सपोज ये हमारी अजम्पशन है, मैं सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। हम अपने एग्जांपल में ये कहते हैं कि ये जो 1000 रुपीज की सैलरी है या वेजेस हैं, इसमें से 300 रुपए की जो सैलरी है वो परटेन करती है किससे? हमारी डायरेक्ट वेजेस के साथ, ठीक है जी। और इतना भी हमें पता है कि जो हमारी डायरेक्ट वेजेस होती हैं वो क्या होती हैं? जो डायरेक्ट वेजेस, हाँ, मतलब ये वो जो हम उनको देते हैं जो डायरेक्टली जो रिलेटेड होते हैं हमारे काम से। और बेसिकली कोई और बताया मुझे कि ये डायरेक्ट वेजेस जो है ये कहां पर ऐड किए जाते हैं? एनी आंसर? पता नहीं। ये बेसिक मतलब कहाँ पे ऐड किए जाते हैं? मतलब ये मैंने आपको बताया था ना कि ये डायरेक्ट वेजेस जो है ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट होता है, यानी कि जो गुड्स हम बना रहे होते हैं ये उसकी कॉस्ट के अंदर ऐड किए जाते हैं। बात नहीं समझ में आ रही आप लोगों को?
अभी समझ जाते हैं, 1 मिनट ठहरे जरा, मुझे टाइप कर लेने दें। आप लोग भी साथ साथ ये बना रहे हैं? जी 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 बना रहे हैं। जी जी, इसको नोट करते जाएं, अभी इंशाल्लाह ताला बात समझ में आ जाएगी। देखिए ये जो मैंने आखिरी तीसरी एंट्री पास की है, ये आप लोगों को नजर आ रही है सबको? जी आ रही है। ये समझ में भी आ गई है? जी हाँ, सैलरीज वाली समझ में भी आ गई है कि हमने सैलरी पे कर दी। जी जी आ अब मैं ये बात कर रहा हूं कि इस सैलरी में से ये कुछ जो है हमारे पास डायरेक्ट वेजेस होंगी, जिसको मैंने D.W लिखा है, और कुछ हमारे पास जो है इनडायरेक्ट वेजेस होंगी, जिसको मैंने I.W लिखा है। ऐसी बात है। जी जी ये जो हमारा डायरेक्ट वेजेस होती है ना, ये डायरेक्ट वेजेस एक्सपेंस आउट नहीं होती, यानी कि कुछ एक्सपेंसेस मैंने आपको बताए थे ना कि वो एक्सपेंस आउट हो जाते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। हमारा जो इनकम स्टेटमेंट होती है हम वो उसमें ट्रांसफर कर देते हैं और वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं कि जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा नहीं बनते, बल्कि उनको हम अपनी बैलेंस शीट का पार्ट बना लेते हैं। ऐसे एक्सपेंसेस को नॉर्मली हम कैपिटल एक्सपेंसेस कहते हैं, या इसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग की जबान में प्रोडक्ट कॉस्ट कहते हैं। और ये पीरियड कॉस्ट और प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है, मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको एक असाइनमेंट दी थी कि आपने कल मुझे ये फाइंड आउट करके बताना है कि पीरियड कॉस्ट क्या होती है और प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को अकाउंट की एक मूवमेंट समझाऊंगा। इतना मैंने आप लोगों को बता दिया, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी हुई है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, यानी कि जो गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। देखिए एक ट्रेडिंग बिजनेस होता है, ट्रेडिंग बिजनेस में सिर्फ आपके पास एक किस्म की इन्वेंट्री होती है और वो होता है फिनिश गुड। फिनिश गुड की प्राइस क्या होती है? बेसिकली वो अमाउंट जो आपने उसको खरीदने के लिए पे की, या उससे एंसिलरी का मतलब उससे उसके फॉलोअप के बाद, यानी कि उस परचेज से रिलेटेड जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो हम ऐड कर देते हैं आपस में, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आ जाती है हमारे पास। ये तो बात पता है ना आप लोगों को। मैं बात कर रहा हूं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर हम जो गुड्स सेल करते हैं उनको प्रोड्यूस भी खुद करते हैं। तो इसकी जो गुड्स हम मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, इनकी प्राइस किस तरह से हमें मालूम हो, तो इसकी प्राइस में 3 चीजें शामिल होती हैं। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, दूसरे नंबर के ऊपर लेबर की कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर, और FOH। अब जनाब मैं ये आप लोगों को बता रहा हूं कि जो मेरा सैलरीज एंड वेजेस का अकाउंट है, जो मैंने तीसरे नंबर के ऊपर यहां पर बनाया हुआ है, ये 1000 रुपीज की मूवमेंट है इसके अंदर। यानी कि मैंने इस पूरे प्रोडक्शन पीरियड के अंदर 1000 रुपीज जो है वो पे किए हैं, किसको? अपने वर्कर्स को। और वो वर्कर्स जो है वो कुछ डायरेक्टली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, कुछ जो है वैसे कोई और काम कर रहे हैं, इनडायरेक्ट है। हाँ, मेरी ये अजम्पशन है कि जो डायरेक्ट वेजेस हैं इस 1000 रुपीज में से ये 300 रुपए की हैं। कितने की हैं? 300। हाँ, 300 रुपए की। अब मैंने क्या करना है, ये चौथे नंबर पर मैं ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं। मैंने वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को 300 रुपीज से डेबिट कर देना है, और ये जो मेरा सैलरीज का अकाउंट था ना, सैलरीज का अकाउंट, इसको मैंने 300 रुपीज से क्रेडिट कर देना है। ये अपने माइक्स आप लोग बंद कर दें, जब जरूरत होगी तब अपने माइक्स आप लोग ऑन कर लीजिएगा, फौरन मुझे कहना ना पड़े। तब भी जब कोई क्वेश्चन होगा तो फौरन आप लोगों ने पूछना है, लेकिन वैसे क्योंकि डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है उस वजह से मैंने म्यूट करवाया है। तो ये हमारा जो सैलरीज अकाउंट है ये 300 से क्रेडिट हुआ। ये मैं आपको अकाउंट के अंदर इसकी मूवमेंट करके दिखाता हूं। ये मैंने डायरेक्ट लेबर यहां पर 300 रुपीज की ऐड कर दी, और यहां पर वर्क इन प्रोसेस की वजह से, यानी वर्क इन प्रोसेस में ट्रांसफर की वजह से ये जो 300 रुपीज है यहां पर क्रेडिट में आ गए। इसका क्लोजिंग बैलेंस भी निकाल लेते हैं। वैसे इसका क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, ये जो रिमेनिंग अमाउंट होती है ये हमारे इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर होती है। यहां पर मैं इसको इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर देता हूं, इसको प्रॉफिट एंड लॉस P&L लिख देता हूं कि आप लोगों को पता हो कि इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर हो रही है 700 रुपए की जो रिमेनिंग अमाउंट है। ये अकाउंट बैलेंस हो गया। इसमें से 300 रुपए ट्रांसफर हो गए यहां पर, ठीक है, और जो बाकी 700 रुपए हैं वो कहां पर ट्रांसफर हो गए? वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो गए। यहां तक बात समझ में आ गई है? अपने माइक ऑन करके बेशक बता रहे हैं। जी चलें ठीक है, मकसद हमारा अल्लाह का शुक्र है यहां पर कंप्लीट हो गया। यहां पर मैं 300 दोबारा मैंने लिख दिया, सही है। अच्छा, अब अगली बात करते हैं।
तीसरे नंबर के ऊपर जो चीज हमारी लग रही होती है वो हमें पता है क्या चीज इस्तेमाल हो रही होती है, फैक्ट्री ओवरहेड्स। यहां पर फैक्ट्री ओवरहेड की हम जनरल एंट्री लिख देते हैं। ये भी हम लेट सपोज ये अकाउंट ये हमने इधर लिख दिया, ये 200 रुपीज के अखराजात हुए और ये हमने पे कर दिए कैश में 200 रुपीज। ठीक है, अब हमें पता है कि फैक्ट्री ओवरहेड जितने भी होते हैं, अब इसकी डिटेल जो है वो आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, वरना मैं भी आपको वक्तन फक्तन बताता रहता हूं कि एक ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं कि जो हमारे प्रोडक्शन के लिए नागुज़ीर हैं। फॉर एग्जांपल जो बिल्डिंग है हमारी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की, उसका जो रेंट हम पे कर रहे हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर शामिल होता है और उसको हम कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो रहा है वो कॉस्ट का पार्ट बनता है, और भी इस तरह के कई जो है वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हम फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर डील करते हैं। ठीक है, तो फैक्ट्री ओवरहेड भी जो है वो किसका पार्ट बन रहे होते हैं, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंट्री होती है उसका पार्ट बनते हैं। यहाँ पर मैं एफओएच का भी एक जो है वो अकाउंट बना देता हूँ। यहाँ पर दोबारा मुझे कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उससे ज्यादा हमने काम नहीं करना। ये एफओएच का अकाउंट है, ये भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, इस वजह से यहाँ पर भी हमेशा जो भी पोस्टिंग होगी इंक्रीज की वो डेबिट साइड के ऊपर रिकॉर्ड की जाएगी। ठीक है, अब ये सारे के सारे मैंने यहां पर Expenses की वजह ट्रांसफर से। जी, अब ये सारे के सारे मैंने एफओएच जो है वो ट्रांसफर कर दिए वर्क इन प्रोसेस में, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो है किसके अंदर शामिल होता है, जो मेरी मैन्युफैक्चरिंग है उसकी कॉस्ट के अंदर शामिल होगी, जो मेरी इन्वेंट्री जो मैं उसकी प्रोड्यूस cost में। उसकी कॉस्ट में शामिल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी 6 जो ट्रांजेक्शन है वो क्या होगी कि वर्क इन प्रोसेस को डेबिट कर दिया 200 से, और जो एफओएच अकाउंट है उसको क्रेडिट कर दिया 200 से। इस चीज को हम रेप्लिकेट कर देते हैं यहां पर, ये मैंने 200 से एफओएच लिखे यहां पर, और यहां पर मैंने वर्क इन प्रोसेस के अंदर, वर्क इन प्रोसेस की वजह से यहां 200 का नुकसान हुआ। ये अकाउंट तो वैसे ही जनाब बंद हो गया ना, कैंसिल हो गया, क्योंकि इस अकाउंट में जो कुछ था हमने कहां ट्रांसफर कर दिया, हमने यहां ट्रांसफर कर दिया, वर्क इन प्रोसेस में ट्रांसफर कर दिया। अब ये टोटल कितना हो गया, $1500। ये वर्क इन प्रोसेस। हाँ, ये 1500। अब हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे पास ये प्रोसेस 1 था। ये आपको अकाउंट के ऊपर ना हमेशा प्रोसेस 1 या प्रोसेस ए, प्रोसेस बी इसी तरह ही लिखना होगा, लेकिन ये अंडरस्टूड होता है कि जो प्रोसेस अकाउंट होता है ये वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट है। किसका अकाउंट है? वर्क इन प्रोसेस का। देखें, वर्क इन प्रोसेस, तभी तो उसको प्रोसेस अकाउंट बोलते हैं। ये जो वर्क इन प्रोसेस का पी है ना, बेसिकली ये वर्क इन प्रोसेस पूरा नाम है, और ये प्रोसेस हम इसको जो है ना एमी टाइम बचाने के लिए भी कह सकते हैं। बात आ रही समझ में? तो बेसिकली वर्क इन प्रोसेस, हाँ, ये बेसिकली वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट होता है। अब बात में जो आगे कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं कि हम ये अज्यूम करते हैं कि ड्यूरिंग द होल प्रोसेस हमारी जो वेस्टेज थी वो 0 थी। कितनी थी? 0 थी, यानी कि हमारा कोई भी मटेरियल जो है वो वेस्ट नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि सारा का सारा जितना भी वर्क इन प्रोसेस है, ये अगर तो कोई भी प्रोसेस और नहीं है, यानी कि हमारा सिर्फ एक ही प्रोसेस था, तो ये फिनिश गुड में ट्रांसफर हो जाएगा या ये प्रोसेस 2 के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? मतलब अगर एक ही डिपार्टमेंट हुआ, अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट होता है हमारा, जिसके अंदर हमारा जो गुड है वो कंप्लीटली प्रोड्यूस हो जाता है, मैन्युफैक्चर हो जाता है, तो हमें इसको जो हमारा ये समझेंगे कि सारी कॉस्ट है ना वर्क इन प्रोसेस की, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे फिनिश गुड अकाउंट के अंदर। वो मैं बना के आप लोगों को दिखा देता हूं कि एक अलहदा हम अकाउंट बनाएंगे, या तो वो प्रोसेस 2 का होगा, ठीक है, या वो फिनिश गुड का होगा। तो यहां पर इसको, हाँ, यहां पर हम 1500 को हमने डेबिट कर दिया और यहां वर्क इन प्रोसेस की वजह से मूवमेंट आई है, ठीक है। या अगर हमारा लेट सपोज एक दूसरा प्रोसेस है जिसके अंदर अब प्रोसेस 1 खत्म होने के बाद जो है हमें, तो ये यहां पर आ जाएगा इनपुट फ्रॉम, या वर्क इन प्रोसेस आप लिख देते हैं, वर्क इन प्रोसेस 1, ठीक है, और ये 1500 इधर आ जाएगा। फिर यहां पर मजीद जो रॉ मटेरियल अगर कोई इंक्लूड करेंगे तो यहां लिख देंगे, यहां पर जो डायरेक्ट लेबर आएगी वो यहां लिख देंगे, और जो भी एफओएच आएंगे वो यहां लिख देंगे। अगर कोई लॉस आएगा ना,
लॉस आएगा तो लॉस को हम हमेशा क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और एंड पे जो भी हमारा यहां पर बेसिकली एक बैलेंसिंग फिगर होगा वो या तो फिनिश गुड में ट्रांसफर हो जाएगा, या अगर कोई प्रोसेस 3 होता है ना तो प्रोसेस 3 में ट्रांसफर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जी। बाकी भी बताएं। चलें ठीक है, अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे अभी बता दें, वरना फिर इंशाल्लाह ताला अभी लेक्चर को हम यहां पर कंक्लूड करते हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ डाटा देता हूं, उस डाटा को यूज करते हुए आप लोगों ने क्या करना है कि मुझे 2 प्रोसेस अकाउंट्स बनाकर देने हैं, ठीक है? वो आप मुझे कल दिखाएंगे, पिक्चर खींच के यहां पर मुझे ईमेल कर दीजिएगा या इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला वो आप लोगों ने बना के मुझे दिखाने हैं, ठीक है? फिर कल इंशाल्लाह ताला हम आगे स्टार्ट करेंगे कि लॉस को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं अगर हमारा लॉस जो है वो हो जाए। और दूसरी बात ये है कि हम ये पता चल जाएगा कि जो लॉस हमारा हुआ है या नॉर्मल लॉस है या नॉर्मल लॉस है। कल यहाँ से इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप हम सीखते जाएंगे कि प्रोसेस कॉस्टिंग के जो क्वेश्चन होते हैं उनको किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है? तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है और आप लोगों को इंशाल्लाह ताला सीखते हुए बहुत मजा आएगा। आज जो इस लेक्चर का जो बेसिकली एक समरी थी वो आप लोगों के साथ दोबारा मैं अभी शेयर कर देता हूँ। बात हमने यहाँ से स्टार्ट की थी जर्नल एंट्री से, क्योंकि कल जो बात मैं कर रहा था वो आप लोगों को उस वक्त समझ नहीं आ रही थी। आज मैंने उसी बात को बेसिकली इलेबोरेट किया है और उसके ऊपर एक पूरा लेक्चर लगाया है। मैंने आप लोगों को जनरल एंट्री से बात समझाना शुरू की कि जब हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो क्या जनरल एंट्री पास की जाती है। फिर इस रॉ मटेरियल में से देखें 1000 का हमने रॉ मटेरियल वर्किंग प्रोसेस के अंदर यानी कि अपने प्रोसेस 1 के अंदर ट्रांसफर किया। दूसरी बात यह कि फिर सैलरीज एंड वेजेस हमने पे की, इसमें से जो वेजेस एंड सैलरीज प्रोसेस 1 से रिलेट कर रही थी वो 300 थी, हमने सैलरीज एंड वेजेस अकाउंट से वो 300 रुपए ट्रांसफर कर दिए वर्किंग प्रोसेस में। और सिमिलरली जो एफओएच हमारे एसोसिएट कर रहे थे प्रोसेस 1 से वो 200 के थे, हमने वो सारा का सारा 200 एफओएच से उठाकर वर्किंग प्रोसेस में डाल दिया। ये हमारे लेजर अकाउंट है इसके, जिसके अंदर मैंने आपको सारी मूवमेंट्स दिखाई हैं और इससे आप लोगों को पता चला बेसिकली ये जो हमारा अकाउंट है वर्क इन प्रोसेस का कि इसके अंदर किस तरह से मूवमेंट आती है। ये सारी मूवमेंट जो है ये वर्क इन प्रोसेस की आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है? ये कौन वेटिंग रूम में है? ये सीन। तो यहां पर इंशाल्लाह ताला अपने लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। बाकी है कि अगर कोई क्वेश्चन हो किसी को तो मुझसे अभी कर सकता है। नो सर, समझ आ गया। चलें ठीक है, फिर यहां पर इसको कंक्लूड करते हैं। आवाज मुझे आपकी नहीं आ रही। हेलो, हाँ थोड़ा सा ऊंचा बोलें या हो सकता है आपके साथ ये जी बोलें। डायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट वेजेस ना आपको बोला था ये डायरेक्ट लेबर में आते हैं, ठीक है? जी तो इसका हम लोग मतलब सेम अकाउंट क्यों नहीं रखते? मतलब देखिए हम लोगों ने वेजेस पे कर दिया है इन कैश, ठीक है? तो वो कैश अकाउंट और वेजेस अकाउंट एक्सपेंस में चला जाएगा, एक ही अकाउंट होगा मतलब। तो ये 700 और 300 आपने सेपरेट क्यों किए थे? मैं स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ। वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो था ना जी देखें बात क्या हो रही है। आपने कहा पहले तो आपने मुझे ये बताया कि जो सैलरीज एंड वेजेस का अकाउंट है इसकी जनरल एंट्री से बात समझाऊं या लेजर से बात समझाऊं? नहीं, जनरल एंट्री मुझे समझ आ गई है, मुझे यहाँ पर नहीं समझ आई कि 300 वाला अकाउंट सही है, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस 700 है जी ये हमारे इनडायरेक्ट वेजेस है। ये इनडायरेक्ट वेजेस है, हमने ये अज्यूम किया है। वैसे तो आपको क्वेश्चन के अंदर बताया जाएगा ना कि कितने डायरेक्ट वेजेस हैं, कितनी अमाउंट इनडायरेक्ट वेजेस हैं, और हो सकता है आपको ये सारे अकाउंट्स ना बनाने पड़े। ये तो मैंने सिर्फ और सिर्फ सारे अकाउंट्स आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए आज बनाए हैं, वरना आप लोगों को सारे अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं होगी। आप लोगों ने जो अकाउंट्स बनाने होंगे वो एक आपने बनाना होगा ये वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट, और दूसरा आपको हो सकता है मतलब वर्क इन प्रोसेस का जितने भी अकाउंट्स है ना, चाहे वो प्रोसेस ए है प्रोसेस बी है, आपको सिर्फ ये अकाउंट्स बनाने जो है वो जरूरत होगी। बाकी ये कि मैंने ये अज्यूम किया अपने क्वेश्चन के अंदर कि ये टोटल मेरी सैलरीज एंड वेजेस है 1000 की, और इसमें से 300 जो है
वो प्रोसेस 1 जो मेरा है या वर्क इन प्रोसेस जो है ये इसकी डायरेक्ट वेजेस है या डायरेक्ट लेबर है जो इससे पर्टेन कर रही हैं, और बाकी जो 700 है वो इनडायरेक्ट वेजेस हैं। जो इनडायरेक्ट वेजेस हैं ये फिर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर हो जाती हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, ठीक है। और जो बाकी 300 है ये प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा, बल्कि ये हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, यानी कि कैपिटलाइज हो जाएगा और बैलेंस शीट में शो होगा अनलेस एंड अनटिल ये इन्वेंट्री सेल आउट हो जाए, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है ये उसमें चले जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। हाँ, इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नो सर। चलें ठीक है, फिर इसको कंक्लूड करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अपनी अगली क्लास के अंदर फिर हम देखेंगे कि लॉस जो है वो कितनी किस्म का हो सकता है, और जिस किस्म का भी लॉस होगा उसको हमने कैलकुलेट कैसे करना है और उसकी अकाउंटिंग किस तरह से करनी है, ठीक है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।